1989 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हजारों मासूम बेगुनाहों को तियानमेन चौक में मौत के घाट उतार दिया था। लोकतंत्र की मांग कर रहे युवाओं और बीजिंग की जनता का तत्कालीन वामपंथी सरकार ने नरसंहार किया था। इस घटना की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। वैश्विक मीडिया समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की थी। इस नरसंहार के ठीक 10 साल बाद चीन ने फिर से एक अमानवीय कृत्य किया था। नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और मानवाधिकार को चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा पूरी तरह कुचल दिया गया था। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। चीन में जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय आध्यात्मिक संस्था फालुन गोंग, जो कि फालुन दफा के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा 20 जुलाई 1999 को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित करने के बाद इस संस्था पर एक शैतानी संस्था या शैतानी धर्म होने का आरोप लगाया गया। एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था जो पूरे चीन में सुप्रसिद्ध हो चुकी थी अपने आध्यात्म की वजह से, जिसने चीन की जनता में एक अटूट विश्वास बना लिया था, जो एक धर्म का रूप ले चुका था, उसे चीन की वामपंथी सरकार में खतरा मानते हुए पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया। 21 जुलाई से प्रारंभ हुए इस नरसंहार में इस संस्था को मानने वाले हजारों लाखों लोगों को लेबर कैंप के नाम पर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। हजारों लोगों को पागल खाने भेज दिया गया। लाखों लोग जबरन कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मरते दम तक प्रताड़ित किए गए। हजारों लाखों लोगों की मौतें इस प्रताड़ना में हो गई। आज इस नरसंहार के लगभग 2.5 दशकों के बाद फिर से पूरी दुनिया में इस धर्म संस्था के अनुयायी इकट्ठा होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए इस प्रताड़ना की कहानी बता रहे हैं। पूरी दुनिया भर में चीन सरकार के खिलाफ तरह तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में इन प्रदर्शनों को दुनिया के अलग अलग शहरों में अंजाम दिया जाता है। भारत में भी फालुन गोंग से जुड़े लोग चीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं आखिर क्या है फालुन गोंग। फालुन गोंग, जिसे फालुन दफा भी कहा जाता है, 80 के दशक के अंतिम वर्षों में चीन की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा ची गोंग से प्रेरणा लेकर समाज में उत्पन्न हुआ था। ची गोंग सामान्य व्यायाम, मेडिटेशन और श्वास को रेगुलेट करने वाले प्राणायाम के लिए एक शब्द में कहे जाने वाला चीन का प्राचीन आध्यात्मिक शब्द है। आध्यात्म, मेडिटेशन और व्यायाम के तमाम पहलुओं को अपनाने के बाद जीवन में बदलाव और सकारात्मकता आने की वजह से चीन की जनता में इसका काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ता गया। पूरे देश के हजारों लाखों शहरी और ग्रामीण बुजुर्ग इसकी तरफ आकर्षित हुए। फालुन गोंग ने काफी कम समय में ही पूरे चीन में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को साथ साथ शामिल कर लोगों को प्राचीन चीन और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रसंगों को जनता तक पहुंचाया गया। चीन में ली होंगजी नामक एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मई 1992 में फालुन गोंग की संगठनात्मक रूप से शुरुआत की थी। उन्होंने इस कथित धर्म की नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षाओं का संदेश देने वाले किताब की रचना भी की थी। अब प्रश्न उठता है कि ये ली होंगजी कौन थे, तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। ली होंगजी ने इस संस्था की स्थापना की। ली के अनुसार जब वह 8 वर्ष के थे तो उन्होंने बौद्ध और ताओ मत के अति विशेष गुरुओं के सानिध्य में रहकर अध्ययन करने का अवसर प्राप्त किया। इसके बाद ही उन्होंने फालुन गोंग की स्थापना की। उनके अनुसार फालुन गोंग में दी जा रही सभी शिक्षाएं चीन की प्राचीन विरासत का ही हिस्सा है। यह सभी शिक्षाएं सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा रही है। फालुन गोंग में कोई प्रशासक या अधिकारी नहीं है। सदस्यता लेने की कोई आधिकारिक या कोई महत्वपूर्ण व्यवस्था भी नहीं है। इस धर्म के अनुयायियों का कोई पूजन स्थल भी नहीं है।
यह धर्म पूरी तरह से अध्यात्म और नैतिक शिक्षा के साथ साथ ली होंगजी के नेतृत्व पर टिका हुआ था। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब कोई पूजन स्थल नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई प्रशासक नहीं है, तो इसके अनुयायी कैसे होते हैं, वो कौन होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह है कि इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो मुख्यतः अध्यात्म की शिक्षा से जुड़े होते हैं। नैतिक शिक्षा इनके जीवन में अहम रोल अदा करती है। अनुयायियों को किसी भी तरह के बंधन में नहीं रखा जाता। उन्हें किसी भी तरह के काम करने, अपनी पसंद की नौकरी करने या इस धर्म के बाहर के लोगों से दोस्ती करने और धर्म के बाहर के लोगों से शादी करने में भी कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा जो समलैंगिक है उसको भी इस धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई। नैतिक शिक्षा के रूप में इस धर्म के उपदेशों में शराब पीना, धूम्रपान करना और अपनी शादी के बाहर किसी भी तरह का यौन संबंध बनाना जरूर निषेध किया गया था। जब इतनी सारी अच्छाइयाँ थी, इतनी सारी अच्छी चीजें थी, पूरा धर्म एक नैतिक शिक्षा पर टिका हुआ था, तो फिर चीनी कम्युनिस्ट सरकार को इससे डर क्यों लगा? उसने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? यह भी समझना आवश्यक है। अब पूरी तरह से निकल कर आता है कि ये जो धर्म है वो सभी को आजादी दे रहा है। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। अध्यात्म और मेडिटेशन ही इस धर्म का केंद्र और आधार है। उसके अनुयायियों का चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नरसंहार आखिर किया तो किया क्यों? दरअसल इस धर्म की जो शुरुआत हुई उसके बाद से ही इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही थी। इसकी प्रसिद्धि 90 के दशक में इतनी अधिक हो चुकी थी कि एक समय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 6 करोड़ मेंबर्स थे और फालुन गोंग के 7 से 8 करोड़ से अधिक सदस्य हो चुके थे। फालुन गोंग की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर चीन की स्टेट मीडिया ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसमें फालुन गोंग की जमकर आलोचना की गई। उसके बारे में गलत बातें लिखी गई। इस लेख में फालुन गोंग को सामंती अंधविश्वास की तरह एक बड़ा थ्रेट बताया गया, खतरा बताया गया। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद फालुन गोंग के अनुयायियों की आलोचना चारों जगह होने लगी। इससे आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर इसके अनुयायियों ने शिकायत की और विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा समाचार पत्रों को अपनी शिकायतें लिखने भी शुरू की। इसी दौरान बीजिंग के एक टीवी न्यूज चैनल के एक टॉक शो में उपस्थित गेस्ट ने फालुन गोंग जो धर्म है, कम्युनिटी है, उसको नीचा दिखाते हुए एक क्रिटिसाइज तरीके से एक गंदी बात की, एक आलोचनात्मक हमला किया। तो फालुन गोंग के अनुयायियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद टीवी मीडिया के उस शो के प्रोड्यूसर को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान फालुन गोंग के अनुयायियों ने तियानजिंग के एक अन्य समाचार पत्र के बाहर 1999 में प्रदर्शन किया तो कम्युनिस्ट सरकार द्वारा 300 पुलिस कर्मियों को प्रदर्शन को खत्म करने के लिए भेजना पड़ा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया जो फालुन गोंग से जुड़े हुए थे। इसके पश्चात 1999 में ही 25 अप्रैल को फालुन गोंग के अनुयायियों के उत्पीड़न के खिलाफ 10,000 लोगों ने बीजिंग के एक सरकारी परिसर के पास विरोध प्रदर्शन किया। तियानमेन चौक नरसंहार की घटना के बाद यह चीन में पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में सरकार के विरुद्ध किसी विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा था। यह लगभग 1 दशक के बाद हो रहा था। अब बारी आती है नरसंहार की। तो चलिए यह भी जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे इस नरसंहार को अंजाम दिया। नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा नजर आने लगा था। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जियांग जेमिंग ने इस पूरे मामले को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। 20 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर फालुन गोंग धर्म और इसके अनुयायियों को जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
सुरक्षा बलों ने सभी तरफ से घेरेबंदी शुरू कर दी। फालुन गोंग पर अंधविश्वास फैलाने, लोगों को गुमराह करने, लोगों को उकसाने और सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया गया। हजारों लाखों अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले पर शोध करने वाले इथन गुटमैन के अनुसार री एजुकेशन के नाम पर यातना देने के लिए बने लेबर कैंप में 15% लोग फालुन गोंग धर्म से जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंहार के शुरुआती चरणों में तात्कालिक रूप से 2000 से अधिक बेगुनाहों को चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने मार डाला था। इसके अलावा हजारों लाखों अनुयायियों को चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने बंदी गृह में डाल दिया और पूरे चीन से फालुन गोंग का नाम ही मिटा दिया। दुनिया भर में तमाम मानवाधिकार संगठनों के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बंदी गृहों में मौजूद फालुन गोंग के कैदियों से जबरन श्रम करवाती है, उन्हें यातना देती है और उनके अंगों को अवैध रूप से निकालकर बेचती भी है। अब यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो समझ आता है कि फालुन गोंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार लगातार इसके अनुयायियों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ फालुन गोंग के अनुयायी दुनिया भर में मुहिम छेड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ष 20-21 जुलाई से ही सभी अनुयायी दुनिया भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अंजाम देते हैं। दुनिया भर में फालुन गोंग के अनुयायियों को लगता है कि किसी दिन चीन में वामपंथी तानाशाही सत्ता खत्म होगी और वहां लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना होगी, जिसमें मानव मूल, नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को जगह दी जाएगी और इस परिवर्तन में फालुन गोंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह थी द नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी फालुन गोंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने कैसे फालुन गोंग के अनुयायियों का नरसंहार किया। ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।